नमस्ते। वेलकम टू कोर्ट रूम, ये इनका आइडिया था। तो दीज आर 5 स्टूडेंट्स, काफी लोग आए नहीं हैं. वी कंडक्टेड अ सेशन फॉर पीपल हु आर फ्रॉम द ऑफलाइन बैचेस टू कम एंड मीट एंड ग्रीट एटसेट्रा. सो वी थॉट वील मेक अ डिस्कशन बिकॉज स्टूडेंट की ज़्यादा सुनते हैं. एंड DU LLB में जो इस साल हुआ है, लॉट मेनी स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड रिमार्केबली वेल. एंड काफ़ी उन्हें जो हुआ है वो अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में हुआ है. बट एक एलिगेशन ये भी घूम रही है कि जी 300 प्लस वाले सारे ही बिके हुए हैं. ऐसा भी कुछ नहीं है. 60 odd plus we know. Some are sitting right here and all of these are in fact my students. And this session is basically, student will tell you how to prepare. So if you're preparing for DU LLB 2023, we won't be getting into what has happened this year, just how to prepare for the exam. ठीक है जी. तो anyone can start. My question to you is, primarily speaking, अब since clear हो गया है, what were your marks? 300. 300. and इन्हीं के नाम पे ऐसा सर्कल, वो जो लिस्ट सारी यहाँ पे हो रही है, तो ये यहाँ पे this he is a genuine student. तो this was a second attempt. Yes, sir. और पिछले बारी कितने आए थे? 220. 220. So jumped from 220 to 300. कार्तिक, पिछली बारी कितने आए थे? बोल सकते हैं, मतलब तेजी से बोल सकते हैं. 2127. और इस साल? So 259. And he was working full time on his own profession and he prepared while working full time. ईशान कितने आए इस साल? So 288. 288. 288. First attempt, right? And ये आपके शिवांगी, how much have you scored? 309. 309 first attempt, right? Shivangi had the potential. Shivangi Vabhasna, in fact, both had the potential to score somewhere around the 340 plus, in fact, but ये exam anxiety में पेपर अपनी बर्बादी कर कर आई. तो कोई बात नहीं, लेकिन after all the seat is secure. And this is Garima. For the first attempt, she cleared it. Now, the advice, go back 1 year. हमारा बैच कब शुरू हुआ था? नवंबर में शुरू हुआ था. इन 2021 नवंबर में शुरू हुआ था. कितना टाइम लगा, क्या लगा? और your advice to anyone preparing for DU LLB 2023. And this is no coaching ka promotion etc. We don't do that. We don't need that. In fact, you can tell a student what to do, what not to do. In your own experiences, all can tell. Okay, so it was my first attempt. While preparing for the first time, I took 5 months. I took some coaching, but I guess I just relied on the coaching material they provided me, and it was not enough for me. ये पिछले साल वाली बात ये पिछले साल वाली बात है. So उसके बाद I landed on 220 score. जब मैं next year आई, so my main motto was it's you versus you. My competition was with my younger self. So what I aimed was 320 or 330, but I landed up at 300. So वही exam anxiety. But honestly sir, I followed your material. I followed all the things. Sir के mocks में सेक्शन होता है एक्सप्लेनेशन का. सो इफ़ एनीवन परचेजिंग मॉक्स, प्लीज़ फोकस ऑन एक्सप्लेनेशंस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार एक्सप्लेनेशंस में से पॉपअप हुए हैं. तो अगर आप एक्सप्लेनेशन ढंग से पढ़ रहे हो तो यू कैन ईजिली टैकल ऑल दीज क्वेश्चंस. बाकी अगर यू आर एमिंग फॉर 330, देन please be sure that you will land up at 300 or 310. So if you want to score 330, 340, then aim थोड़ा ऊपर. राइट. अच्छा, एग्जाम में क्या क्या गड़बड़ हुई? नाउ शिवांगी कैन टेल, एग्जाम में क्या क्या गड़बड़ हुई? I think exam anxiety is a very basic thing which any candidate goes through while taking the test. But सबसे पहले तो I think इसी चीज़ के लिए mock tests हमें बहुत ज़्यादा prepare कर देते हैं. Especially जैसे अगर हम आपके mocks की बात करें तो उसका layout is exactly the way DU LLB is conducted. So उसमें मार्क करना कि हमने कौन सा क्वेश्चन रिव्यू के लिए छोड़ा है या कितना टाइम हम ले रहे हैं, टाइमर चल रहा है, मतलब हम इजीली स्किम थ्रू कर सकते हैं क्वेश्चंस में. सो इट काइंड ऑफ प्रिपेयर्स अस पहले ही कि हम पेपर कैसे किस लेआउट पे कंडक्ट करने वाले हैं. एंड आई थिंक बिसाइड्स मॉक्स का इम्पोर्टेंस, और जैसे विपासना ने कहा कि एक्सप्लेनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो या तो आप एक एक्सप्लेनेशंस के लिए अलग से टेक्स्ट बुक, अलग से नोटबुक बना सकते हो, या अदरवाइज जैसे मैंने क्या किया था कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था तो मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की नोट्स मतलब नोटबुक में वो अलग से मॉक वाले एक्सप्लेनेशंस में लिख लिया था, सो दैट इट इज़ सॉर्टेड वहीं पे.
या फिर अगर कुछ क्वेश्चन था जो कि बेयर एक्ट में किसी सेक्शन या आर्टिकल से रिलेटेड था तो मैंने वहीं पे स्टिकी नोट लगा लिया था ताकि टू द पॉइंट में जब भी रिवाइज करूँ बेयर एक्ट या नोट्स तो मुझे वो चीज़ पॉपअप कर जाए एंड वो चीज़ मतलब साइड बाय साइड कवर हो जाए. बट अगेन जब हम एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो एग्जाम के टाइम सिर्फ एंजाइटी नहीं होती, इट्स ऑल्सो अबाउट कि उस टाइम आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ माइंड कैसा है. अब मेरे केस में मुझे पता है कि इवन तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, स्टार्टिंग में जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी तो मुझे पता था कि मैं कोचिंग सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए ज्वाइन नहीं कर रही हूँ. आई हैड सेट अप अ बेंचमार्क फॉर माई सेल्फ जो कि था कि आई हैड टू गेट अ रैंक एंड नॉट लाइक जस्ट टॉप 20 और टॉप 15. आई वांटेड टू बी इन टॉप 5 एंड आई नो आई हैड द पोटेंशियल. आई कैन वाउच फॉर दैट. Even though exam के बाद the results turned out to be मतलब kind of when a situation wherein life throws you a curveball, तो वैसे ही situation था मेरे लिए अपनी रैंक देखना. बट अदरवाइज अपने एग्जाम में स्पेशली इस साल ये देखा कि पहली बात तो ये कि DOLLB का कोई पैटर्न नहीं है. तो इस बार इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड कि इतने हैवी पैसेजेस आए, इतना ज़्यादा हाँ इंग्लिश में इतना ज़्यादा. इनफैक्ट लॉजिकल वाज डिसेंट बट देन अगेन इतना हेवीली बेस्ड ऑन इंग्लिश और ऐसा बाइफिकेशन नहीं था सेक्शंस का जैसे इस बार आया. तो इवन दो रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं थे पास्ट ईयर को लेके. पास्ट ईयर से बहुत मतलब मुझे लगा ही नहीं कि बिकॉज हम फोकस करते थे पास्ट ईयर्स पे बहुत ज़्यादा, बट देयर वाज नो रिलेशन पास्ट ईयर से और इस साल से. आई डिडंट गेट इट. एंड मॉक्स ऑफ पास्ट ईयर्स को तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है बट अगेन पेपर के टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड से व्हाट आई मीन इज़ कि अब मेरे सामने अगर कुछ MCQs आए थे तो प्रोबेबली अगर मैं अपना दिमाग बंद करके नहीं रखती कि नहीं इसका आंसर तो यही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता, जस्ट बिकॉज मैंने कंसिस्टेंटली काफ़ी जगह से ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया था, मेरा दिमाग एक जगह पे स्टक था कि नहीं इसका आंसर यही होगा. तो ऐसी गलती मैंने इंग्लिश के क्वेश्चंस में करी और आई थिंक ऐसी गलती मैंने एक आध लीगल के भी क्वेश्चंस में भी करी थी. लीगल मैगजीन का एक क्वेश्चन आया था जस्ट कॉगन्स या कॉजन्स हाउएवर वी प्रोनाउंस इट. तो अब वो हमने सिंगल्स में जितनी प्रैक्टिस करी थी हमारे दिमाग में फिक्स था वो कि वो एक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड मैगजीन है तो इट हैज टू बी जस्ट कॉजन्स, सो वी मार्क्ड इट. बट देन वो कुछ और था. जबकि अगर आप वो क्वेश्चन रीड करोगे तो क्वेश्चन रीड करने में पता चल रहा है कि वो किसी नेसेसिटी की बात कर रहा है जो एक रेबक नेसेसिटी करके कुछ आई थिंक था, वो क्लियरली पता चल रहा था. यू कुड ईजिली एलिमिनेट कि क्या आंसर बन रहा है बट मेरे उसमें गलती ये थी कि मैंने अपना दिमाग फिक्स कर लिया था कि नहीं इसका आंसर यही होगा. या फिर कई बार क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो फॉल्स मेमोरी भी क्रिएट करता है. तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो उसमें एक क्वेश्चन था कि पायरोफोबिया क्या होता है एंड समहाउ मेरा दिमाग बार बार मुझे रिमाइंड करवा रहा था कि शायद ये फियर ऑफ फ्रीडम है विच डिड नॉट मेक सेंस एट ऑल बिकॉज आई कुड रिलेट कि पायर वर्ड इज समथिंग रिलेटेड टू फायर. बट देन अगेन उसके अगेंस्ट जाते हुए एलिमिनेशन जब क्लियरली कर रही थी मैं उसके अगेंस्ट जाते हुए मेरे दिमाग ने जो फॉल्स मेमोरी क्रिएट करी मैंने वही आंसर सेलेक्ट किया. सेंटर पे लाइट गई थी 2-3 बार. this is also a possibility that happens which can disturb a student's rhythm and Right. flow and exam performance की वजह से यहाँ पे हो क्या रहा है. And this is a reality, वो ये it is what it is के बारे में बात है. ईशान आप just pass the mic on to him. ईशान जी कितने अटेम्प्ट करके आए, क्या करके आए? 288 is a damn good score for a first attempt. 87 अटेम्प्ट्स करे थे और उसमें से 12 गलत हो गए थे. तो सर थोड़ा सा एग्जाम एंजाइटी तो थी इस वजह से थोड़ा सा और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग गया था. लेकिन सर पेपर थोड़ा ऐसा था कि उसको मतलब हम फिगर आउट कर सकते थे, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड थोड़ा सा करना पड़ रहा था. ऐसे नहीं कि देखते ही बिल्कुल मार्क कर लेंगे, थोड़ा उसको Question paper was not a cakewalk. Yes. Question paper certainly was not a cakewalk. It is certainly not what the final merit list ये क्या बोलते हैं reflects, क्योंकि वहाँ पे गड़बड़ हुई है which is an open day secret but can't be verified or there is no clear cut evidence available. तो वो दिक्कत है. वहाँ पे एक और उत्सव कटारिया जी का नाम भी सर्कल करा जाता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में. 300 पे आई थिंक वहाँ पे लिस्ट खत्म हो रही है. वो भी इन्हीं के हमारे कार्तिक जी के भाई बंधु थे, ऑफलाइन बैच में ही थे. एंड ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन अदरवाइज क्या मतलब जनरली स्पीकिंग एज वेल ओनली. लेकिन मतलब उनका भी नाम सर्कल करके जी यहाँ से सारा काम शुरू हुआ है. नहीं, ही वॉज एन ऑफलाइन बैच स्टूडेंट. कार्तिक जी काम करते करते सेकेंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट जो पिछले साल जो दिया था 21 में और 22 में, क्या अंतर किया प्रिपरेशन में? So sir, when you think of थोड़ा सा माइक ऊपर कर लो when बस. you think of giving a DOLLB, सबसे पहले दिमाग में ही आता है यूनिवर्सल ले आओ या सिंगल ले आओ. हाँ. वो 1000 पन्नों की किताब पढ़ जाओ और आपका क्लियर हो जाएगा. मेरा भी यही माइंडसेट था. But sir, during lockdown, I saw your video. If you are not able to gather the information, I am there for you. And sir, that brought me here
कि दिस मैन इज प्रोवाइडिंग मी ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। हालांकि ये एग्जाम ऐसा नहीं है, आप सेल्फ प्रिपरेशन से नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ माई ऑक्यूपेंसी। आई वॉज नॉट हैविंग दैट टाइम कि मैं जाके अपना सारी न्यूज़पेपर सिर्फ ना करंट अफेयर्स बनाऊं और क्या रेलिवेंट है बेयर एक्ट में वो निकालूं। सो यू प्रोवाइडेड मी व्हाट इज रेलिवेंट। एक समुंदर में से एक मुझे वो दे दिया गया था बकेट कि आप इसको पी जाओ, आपका एग्जाम निकल जाएगा। सो दैट वर्क फॉर मी। And secondly was the consistency. Sir was giving us the जुलाई तक आप एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो एक बार रिवीजन सेकंड रिवीजन निकाल लो। और सेकेंडली एडवांटेज था मेमोनिक्स यूज करना। जैसे कि अब तो 19 हमें अभी भी याद है, डुकाटी लेके कहीं भी घूम लो, एलिफेंट से कहीं भी डिसाइड हो जाओ। तो एक क्वेश्चन आया था उसमें कि यूक्रेन और रशिया का वॉर कब हुआ था। तो व्हाट वर्क फॉर मी इन द एग्जाम वाज कि वैलेंटाइंस डे के 10 दिन बाद मेरा ब्रेकअप हो गया, तो 24 फेब में मार्क करके आया था एंड इट वर्क फॉर मी। मुझे पता था यूक्रेन वॉर एक हाईलाइटेड है, पूछा ही जाएगा, और सर ने भी कह दिया था क्लास में कि टपकने के चांसेस हैं। सो वो टपका और वो मेरा हो गया। सो कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। अब मैं बोल सकता हूँ, सर को भी मेरे लगता था कि जो कॉर्पोरेशन मिली कि सर मेरे वो है, मुझे काम है, आप इस दिन कर लो, आप इस दिन कर लो क्लास। सो वो भी एक बहुत ही अच्छा मूव था सर के थ्रू, और ही वॉज लाइक अ फ्रेंड रादर देन अ टीचर। और कोई भी अगर आपको परेशानी है या कुछ भी है, आप डिस्कस करो सर से जाके, एंड ही हैज़ अ सोल्यूशन। एक वो है, ही हैज़ अ सोल्यूशन एवरीथिंग अंडर द सन। सो वो एक अच्छी एडवांटेज है सर। गरिमा जी, आपने क्या क्या गलतियां करी और आपको क्या लगता है कि आप क्या सुधार सकती थी इन द प्रिपरेशन? सर मुझे मॉक्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए था। मैंने ज़्यादा फोकस ना पढ़ने पे कर दिया। एक लॉस मेरी तरफ से ये था कि कि मैं ये भी पढ़ लूँ, टॉपिक भी पढ़ लूँ, और क्वेश्चंस तो लास्ट में हो ही जाएंगे एनीवे। सो आई केप्ट मॉक्स फॉर लास्ट, ऐसे करा था मैंने। मैंने ज़्यादा फोकस इस पे कर लिया था, जबकि मुझे वाइल डूइंग क्वेश्चंस अपनी टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, क्योंकि कितना भी पढ़ लूँ एट द एंड पेपर को जब तक मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगी तब तक आई डोंट थिंक सो कि मैं मेन पेपर में उस तरीके से कर पाऊंगी, क्योंकि इतना फंबल हो जाता है, सब कुछ आता है आपके माइंड में, आप उस तरीके से वो ही नहीं कर पाते, माइनस आउट नहीं कर पाते चीजों को until unless you don't attempt the questions. Garima made a lot of silly mistakes in the exam. She could have scored much more, but ठीक है, ईश्वर की कृपा रही। दूसरी बात, कितना टाइम लगा, जो विपासना से शुरू करते हैं, विपासना कितना टाइम, व्हाट डू यू थिंक इज द आइडियल सिनेरियो टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम? मतलब हाउ मच टाइम डू यू थिंक इट टेक्स? अगर आपके पास सारा सही मटेरियल है, सब कुछ एक साथ है, तो आइडियली आपको 6 to 8 मंथ्स लगेंगे। हमने अपनी प्रेपरेशन अप्रैल मई तक रैप कर दी थी। उसके बाद से वी वाज जस्ट डूइंग रिविजन्स। हमने अपना मेन फोकस अप्रैल मई के बाद करंट अफेयर्स को दिया, दो इट वाज अ बैड लक कि इस बार करंट अफेयर्स नहीं आए। बट आई एंड शिवांगी, हमारे पास एक नोटबुक होती थी जिसमें हम हर मंथ अपने करंट अफेयर्स लिखते थे। नाउ दैट ऑल दिस इज गोइंग इनटू CUET PG, सो आई वुड रिकमेंड कि फोकस ऑन स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लिए मेक योर नोटबुक, हर टॉपिक से रिलेटेड, इवन इफ इट्स ज्योग्राफी, वी यूज टू राइट इट ऑल डाउन। हम फिगर्स बनाते थे, हमने पूरा सोलर सिस्टम बनाया हुआ था, हमने हर चीज़ डिफाइन करी हुई थी, एंड इट हेल्प्ड अस अलॉट। जब आप एक पिक्चर को देख के पढ़ते हो ना, तो आपको माइंड में याद रहता है और एग्जाम में आपको पॉपअप होता है। तो स्टैटिक जीके इज एन एरिया टू फोकस। अच्छा, CUET PG BHU किसने दिया था इस साल? दिया था, अटेम्प्ट दिया था वो उस पे क्या, मतलब what was the question paper all about? It was maths oriented or what was it? Sir, it was a maths oriented. We were already prepared. You told us कि वो एक ऐसा ही पैटर्न फॉलो करता है BHU सदा से। तो हमें पता था कि वो पूछेगा, और इतना अच्छा कैट लेवल का एग्जाम हो जाएगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वी वर एक्सपेक्टिंग कि क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि कॉमन कोड के अंदर काफी एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा था वो। सो अगर एक काइंड ऑफ डोमेन चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, मैथ्स और इंग्लिश और LR पे थोड़ा फोकस आएगा अगर BHU में अपीयर होना है तो। और BHU ये कंपलसरी नहीं है कि CUET PG में जा रहा है ये एग्जाम, तो BHU वाला क्वेश्चन पेपर कोड ही ये लोग फॉलो करें, कोई कुछ नहीं कह सकता। एंड द ट्रबल इज कि अगर आप अप्रैल मई तक फाइनल नोटिफिकेशन जब इसकी आएगी कि ये कौन से क्वेश्चन पेपर को ऑप्ट इन करेंगे या अपना ही क्वेश्चन पेपर कोड बना लें CUET PG में, I think it will be too late, because this year for 2023, I don't know whether you guys know it or not, the exam is scheduled somewhere around the June end to July वाला मामला।
नाउ प्रिज्यूम कि जी जून एंड जुलाई, तो आपको क्या लगता है तैयारी अभी ही शुरू करनी चाहिए फॉर 2023? अदरवाइज इट गेट्स टू लेट. तो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं फॉर DULLB 2023 तो तैयारी तो आपको अभी ही करनी है. एंड इस साल का रियलिस्टिक कट ऑफ, द रियल कट ऑफ विदाउट ऑल ऑफ द नॉनसेंस दैट वेंट ऑन इन द फाइनल कट ऑफ लिस्ट is somewhere around the 244 245 marks as per me, which I think you guys will also agree given the question paper code and given the performance of the students, because a lot many people performed remarkably well. यहाँ पे अभी इस सेशन में वो लोग हैं नहीं. There are a lot many second attempters from this very classroom who were in the 210 वाली रेंज. कार्तिक वहाँ पे कहाँ थे? अनुष्का कितने पे थी? 299. Yes, sir. She went to 299. एक भैया थे हमारे क्या बोलते हैं उनका नाम भूल गया, 182 से 292 पहुंच गए वो सेकंड अटेम्प्ट में. हमारे ईशान जी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 288 पे पहुंच गए थे. कैसे क्या तैयारी करी थी? पास्ट ईयर पे फोकस करा था या क्या करा था? क्या करा था? सर पास्ट ईयर पे तो फोकस था ही सर. पास्ट ईयर तो और ये वो आदमी था जो टोटल क्लास में मौन रहता था. अभी भी जब ये मिलने आया तो मैं पहचान रहा था कि अच्छा ये कहाँ से आ गई, कौन. पहले फिर मुझे लगा अच्छा ईशान हूँ मैं. अच्छा अब बताओ. सर पास्ट ईयर तो सर फोकस करा था. पास्ट ईयर तो बेसिक्स थे सर, उसी से पेपर में फिगर आउट करने की कोशिश करती है, यही प्रिपरेशन करनी है. बाकी सर ऑफलाइन क्लासेस ने हेल्प तो काफ़ी करी थी सर, उससे काफ़ी मतलब वो इंटरेक्शन हुआ था तो उससे पढ़ने में काफ़ी हेल्प हो गई थी. और सेकेंडली सर मॉक्स ने काफ़ी हेल्प करी थी सर. मॉक्स ने सर वो प्रिपरेशन का बार बार टेस्ट हो जाता था कि इस टाइम पे क्या चल रहा है सर, उससे फिर बार बार रिवीजन भी हो जाती थी मॉक्स से बार बार कि स्टैटिक जी के सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर इसके लिए. और सर करंट अफेयर्स पे तो सर कॉन्टिन्यूसली सर चल ही रहा था. करंट अफेयर्स तो सर ऐसी चीज़ जो लास्ट तक चल रही थी, लेकिन इस बार पेपर में ज़्यादा आई नहीं. काफी लोग इंटरनेट पे बोल रहे थे कि करंट अफेयर इतने कराए, पूछा तो है नहीं. उसका मैं एक लॉजिक देता हूँ. जस्ट बिकॉज अब उस दिन मान लेते हैं एक दिन बहुत सारे घने बादल हैं और पिताजी ने आपकी गाड़ी में अम्ब्रेला रख दी कि मेरा बच्चा भीग ना जाए, और बारिश नहीं हुई, तो लोग वो मतलब ये लॉजिक कर दिया कि जी या तो ये अम्ब्रेला देने वाला पागल है, ये अम्ब्रेला की जरूरत ही क्या होती है. अब मुसीबत ये है कि पिछले 2021 में करंट अफेयर्स कितने थे? 22-23 सवाल थे आई थिंक करंट अफेयर्स के. और इस साल अगर पूछ लेता तो आदमी हीरो, और अगर फिर तैयारी ना कराई हो तो जीरो. अब अगले साल भी क्या कह सकते हैं कि करंट अफेयर आएंगे नहीं आएंगे, करंट अफेयर की तैयारी तो करनी ही करनी है. अच्छा, और करंट अफेयर की तैयारी के बारे में आप लोगों की क्या राय है? कैसे करें, क्या ना करें? क्योंकि इंटरनेट पे एंडलेस रिसोर्सेज अवेलेबल है. चलिए वो तो आप लोग हमारे साथ जुड़े थे तो इसलिए हो गया. तो जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, what is your advice to the guys who are, let us say, not opting in for coaching, which is absolutely fine because any exam can be tackled with self preparation. What is your advice? टॉपिक्स इम्पोर्टेंट डेज हो गए और स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट डेज हो गए, या हमारा इतने सारे टॉपिक्स थे, जनरलाइज, लीगल, नेशनल. सारे सीक्रेट नहीं रिवील करने फिर यहाँ पे. हाँ बट लेकिन हाँ टॉपिक्स. क्योंकि हमने बेसिकली टॉपिक्स पे ध्यान दिया था. महीनों की बजाय टॉपिक्स पे फोकस करा था. और अगर पूछ भी लेते तो आई एम श्योर दैट वी वुड हैव टैकल्ड इट इन अ वेरी रीजनेबल मैनर, राइट? वी वर इन अ पोजीशन टू टैकल इट. एंड आपका क्या एडवाइस? करंट अफेयर्स पे, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके पे. स्टैटिक जीके में तो आप चैंपियन हैं ही. कहाँ से क्या करा था, कैसे करना? हमने आई थिंक for a person who's self preparing, let us presume that they're not taking any coaching. all right. So when it comes to static GK, I think there are a lot of books available, especially जैसे अगर हम basically जाएं तो सबसे पहले Lucent आती है. तो but Lucent is so vast, you have to मतलब skim through and find out कि कौन सा relevant है. तो you have to look थ्रू पास्ट ईयर्स, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हिस्ट्री में किस चीज़ को कवर कर रहे हैं, ज्योग्राफी में किस चीज़ को कवर कर रहे हैं. उस हिसाब से आप टॉपिक्स को बाइफिकेट कर लो. लूसेंट को या अरिहंत आती है उसमें से स्टैटिक जीके सिर्फ हाईलाइट कर लो उसी बुक में. सो व्हेनेवर यू कम बैक टू द बुक यू रिवाइज वॉट एवर यू हाईलाइटेड, तो कंसिस्टेंटली दिमाग को रिमाइंड होता रहेगा. स्टैटिक जीके में ये कर सकते हो. एंड जैसे कि विपासना ने कहा, जब आप खुद हैंड रिटन नोट्स बनाते हो, जब आपने कलम उठाया होता है ना, तो वो चीज़ हमेशा दिमाग में छप जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैटिक जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, फॉर समवन जो कि सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है, आई थिंक 2 चैनल्स जो क्रेडिबल लगे, कोई भी 2 चैनल्स के नोट्स आप मतलब वीडियोस देख के बना सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि मतलब, क्योंकि करंट अफेयर्स तो इतने वास्ट है, इतने डाइवर्स है, आप नहीं कर सकते कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा. और जैसा गरिमा ने कहा, अवार्ड्स हैं, लीगल, नेशनल, इंटरनेशनल सेक्शंस हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये हाईलाइट में है. एंड प्रॉब्लली जैसा आप बताते हो कि सरकारी एग्जाम है तो उनका फोकस मतलब ज़्यादा इंटरनेशनल के अंदर डेप्थ वाले क्वेश्चंस में नहीं जाता. जो ऊपर और मेनली वहाँ पे जाता है, अगर इंटरनेशनल कैटेगरी भी देखे तो वहाँ पे जाता है जहाँ पे इंडिया का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है.
तो उस अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो कोई भी 2 करंट अफेयर्स के चैनल्स आप प्रेफर कर सकते हो और उसके बाद उसी के वीडियोस देख के आपको जो नोट्स लग रहे हैं मतलब लग रहे हैं पॉइंटर्स, वो बुलेट पॉइंट्स में बना के हाईलाइट करो. आई थिंक इट्स मेरे और विपासना के लिए तो स्पेशली इट्स काफी एक फन वाली एक्टिविटी हो जाती है, हाइलाइटर्स लेके स्टिकी नोट्स लेके नोट्स बनाना, बिकॉज ना वो That is like a therapy for ये us. दोनों जरा ज्यादा पढ़ाकू टाइप हैं तो इनको पढ़ने का बहुत शौक है. हाँ, अच्छा, और दूसरी बात ये अब शुरू करते हैं इसमें. मतलब अच्छा चलो, टाइम की हमने बात कर ली, पास्ट ईयर्स के बारे में बात कर ली. मैथ्स किस किस को नहीं आती यहाँ पे? मैथ्स कमजोरी, हाँ मतलब अगर मैथ्स बढ़ जाए कि किसी कमजोर, मैंने हाथ खड़ा करा, कोई मेरे साथ भी बेचारा हाथ खड़ा कर. अगर दुनिया, काफी लोग ये कहते हैं कि जी मैथ्स पूरी स्किप आउट कर सकते हैं. पूरी तो नहीं, सीयूईटी पीजी में मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन पेपर कोड ऑप्ट इन करते हैं, बट ज्यादातर दुनिया को डीयूएलबी में काफी लोगों को मैथ्स में तकलीफ रहती है, और जिसमें आई डोंट थिंक कि कोई ज्यादा कोई ऐसी कोई बुरी बात है. नॉट एवरीवन इज एन एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी डोमेन, बट मैथ्स पे क्या काम किया जा सकता है एंड यू कैन गेट बेटर एट इट. यस. डिड यू फाइंड द क्वेश्चंस वर बिलो एवरेज? मतलब मैथ्स के ऐसे कौन से ये पहाड़ वाले क्वेश्चन पूछ लेता है कोई? क्वेश्चन था इस हाँ, बार, वो कोई- भी आई थिंक प्रोबेबिलिटी नहीं कुछ था ऐसा करके, सैलरी से रिलेटेड था, बट इट वाज वेरी बेसिक. इट वाज अ वेरी बेसिक, मैथ्स बेसिक आती है. व्हाट डू यू थिंक द लेवल ऑफ लॉजिकल इज? वेरी डिसेंट, Very decent. डिसेंट मतलब टफ, एवरेज, Moderate. मॉडरेट, मॉडरेट से भी थोड़ा ही नीचे है, कुछ सजेस्ट टैकल कर सकते हैं. बहुत आराम कोई से. भी टॉपिक की एक वर्कशीट कहीं से भी आप उठाओ और प्रैक्टिस कर लो एंड यू कैन हैंडल इट. बाकी मैथ्स के लिए आई वुड सजेस्ट, क्योंकि ये छोटा सा एग्जाम है, मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो किसी को भी अगर एक्स और वाई वेरिएबल वाले क्वेश्चंस करने आते हैं तो 4 ऑप्शंस ही तो होते हैं. चारों ऑप्शंस, और टाइम सफिशिएंट होता है एग्जाम में. चारों ऑप्शंस उठाओ, एक बार रख के देखो, जिससे आंसर मैच कर जाए वो मार्क कर दो. बहुत इजी है मैथ्स करना. बहुत अच्छा रिजल्ट. तो हमने करंट अफेयर्स डिस्कस करे, स्टैटिक जीके डिस्कस करी, लॉजिकल आप लोगों के ओपिनियन में है टैकलेबल है? आई डोंट थिंक दैट इट इज लाइक इंसेनली एडवांस्ड या ऐसी कोई बहुत ज्यादा टफ आती है. काफी लोग कहते हैं अरे मेरे लॉजिकल नहीं होगी तो पेपर नहीं निकला. लॉजिकल हो जाती है भैया, ठीक है जी. लीगल में समय लगता है प्रिपरेशन में, स्पेशली जब आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जरा इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने में आई बिलीव समय लगता है. एंड देन यू टॉप इट ऑफ विद मॉक्स, राइट? और इस सब में रफली 6 महीने डू यू थिंक इज सफिशिएंट, राइट? Very good preparation to For make a very good preparation is sufficient. And then I think let us wind up the session there before it keeps on getting repetitive. I believe that all हम 5 ने काफी ज्यादा आपकी मदद कर दी. Hopefully it has helped you for self preparation. Wishing you folks all the very best and hope to see you clear the exam next year in June. All right, take care, bye.